हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम की आईडी जिस पर आपको पीडीएफ मिलती है। और आइए शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल 63 से 69 यही पढ़ना था हमें। जैसे आर्टिकल 52 में लिखा हुआ था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक वैसे ही आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी बात लिखी हुई है। तो 63 में तो कुछ करना नहीं है। 64 में क्या करना है भाई? उपराष्ट्रपति का काम क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। अपर हाउस जिसको बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब संसद तो इसको ठीक से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने क्या पढ़ा था कि संसद 3 अंगों से मिलकर बना है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लोकसभा मतलब निचला सदन हो गया, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब यहां एक बात क्या ध्यान पर रखना है कि जैसे हमने यहां देखा था कि संसद का राष्ट्रपति मेंबर होता है या संसद का अंग है। हमने पिछली बार ये बात की थी ना कि एक सावधानी बरतनी है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है या फिर संसद का मेंबर है, दोनों में क्या बात ठीक है। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर है। अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो ये भारी गलती हो जाएगी। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ध्यान रखना है कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है। ना ही राज्यसभा का मेंबर है और ना ही लोकसभा का मेंबर है, दोनों का ही मेंबर नहीं है वो, ठीक। राज्यसभा का सभापति है, पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, 65 में हमने देखा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो फिर 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेय वेतन और भत्ते का अधिकार उसको हकदार वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आर्टिकल 65 के तहत जब वो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में काम करेगा, और हमने पिछली बार भी समझा था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति कितने तरीके की हो सकती है। पहला तो हो सकता है कि भाई मृत्यु हो जाए, रिजाइन कर दे, महाभियोग लग जाए, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि अस्वस्थता हो जाए, तबीयत बहुत खराब हो गई। तो इन सारे कंडीशंस में हमने अलग अलग चीजें देखी थी कि किस तरीके से आगे कार्यवाही होगी। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कितने समय तक संभाल सकता है? मैक्सिमम 6 माह तक। किस कंडीशन में? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, वैकेंट हो गया। और वैकेंसी कब बनेगी? मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा सौंपता है? अपना उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है, और उस इस्तीफा को सौंपने के बाद उसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तुरंत लोकसभा के स्पीकर को। तो मृत्यु, इस्तीफा, ठीक। महाभियोग चल सकता है। महाभियोग अगर लगाकर रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया पद से, वो भी एक कंडीशन हो सकता है। इन सारे कंडीशंस में तो क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। मैक्सिमम 6 महीने के भीतर चुनाव कराने पड़ेंगे राष्ट्रपति के। लेकिन जब किसी और वजह से राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, बेड रिडन है, और अपना कर्तव्य का पालन उस समय नहीं कर सकते, निर्वाह नहीं कर सकते,
या दूसरा हो गया कि कहीं बाहर जाना हुआ उनको, किसी लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा, ठीक है, या कोई ऐसा एंगेजमेंट हो गया जिसकी वजह से यहां कामकाज प्रभावित होगा, तो उतने दिन के लिए प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कि एक और तरीका हो सकता है ना, जो हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए चुनाव को अवैध करार दिया, तो भी वैकेंट हो जाएगा। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि दो तरह की चीजें हैं। पहला चीज कि एक तो राष्ट्रपति का पद ही खाली हो गया, दूसरी चीज कि पद खाली नहीं हुआ, बल्कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुछ दिन के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसा 2 बार राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे, तो 2 बार ऐसा हुआ है जब उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट का के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ा है। एक बार वो सोवियत यूनियन गए थे और दूसरी बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक। तो इन दोनों बार में क्या हुआ? राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं हो रहा है, उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। कब तक? जब तक राष्ट्रपति वापस आकर अपना चार्ज न ले लें। तो यहां राष्ट्रपति तो चेंज नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं हुई, पद खाली नहीं हुआ था। इसीलिए इसमें दो एक्सप्रेशन है कि परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी यहां पद खाली हो चुका है, ठीक है, इसलिए वो पद पर कार्य कर रहा है, या फिर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। इसका मतलब कृत्यों का निर्वहन मतलब राष्ट्रपति का पद वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जब राष्ट्रपति वापस आएंगे तो क्या होगा? फिर से चार्ज ले लेंगे। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को जो संदेय वेतन या भत्ता है उस समय नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? प्रेसिडेंट को जो वेतन भत्ता मिलता है वो उस समय उपराष्ट्रपति को मिलेगा, जब वो राष्ट्रपति का पद पर कार्यवाहक या फिर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे, ठीक है। आर्टिकल 65 जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अगर हो गई या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों कृत्यों का निर्वहन। यहां भी दो एक्सप्रेशन क्यों लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी पद खाली है, 6 माह के लिए मैक्सिमम हो सकता है, या उसके कृत्यों का निर्वहन, यानी पद खाली नहीं है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से, अन्य कारण में कोर्ट वाला मामला है कि मान लीजिए कि निर्वाचन संबंधी कोई डिस्प्यूट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली निर्वाचन को ही वैध करार नहीं दिया तो पद खाली हो जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि ऐसी परिस्थिति में जब पद खाली होगा, उसके पहले जो काम किए गए हैं राष्ट्रपति रहते हुए उनके द्वारा, वो काम वैध रहेंगे, इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति की मान लीजिए मृत्यु हो गई, रिजाइन कर दिया या फिर हटा दिया गया, उस कंडीशन में या अन्य कंडीशन में जो भी पद की रिक्ति की दशा होगी, यानी पद खाली हो जाएगा, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर ले। यह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। तो ये दोनों दो बातें हैं। पहला क्लॉज है जब वैकेंसी हो गई, जब खाली हो गया, और खाली होने की कंडीशन है मृत्यु, पदत्याग या फिर पद से हटाया जाना या फिर और कोई कारण हो। दूसरा क्लॉज जो कह रहा है, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी पद खाली नहीं हुआ है, अभी फिलहाल नहीं है, बीमार हो गए बहुत ज्यादा, जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुआ था कि 2 बार उपराष्ट्रपति को उनके कृत्यों का निर्वहन करना पड़ा था, या अन्य किसी कारण से अगर कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उस उपराष्ट्रपति उस डेट तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल ले। तीसरा क्लॉज कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी। उन्मुक्ति हमने कल ही पढ़ा था, आर्टिकल 300
361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उन्मुक्तियां दी गई हैं। कल हमने इसको विस्तार से पढ़ा था। आपने आप में से कोई भी अगर उस क्लास को, कल वाले क्लास को आपने नहीं देखा है तो वहां देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 361 में किस तरह के उन्मुक्तियां दी गई हैं। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उस समय उसको राष्ट्रपति की सभी शक्तियां होंगी, सभी उन्मुक्तियां होंगी। ठीक है। ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक सेकंड शेड्यूल में जो भी दिया गया है वेतन, भत्ता, उपलब्धि, विशेषाधिकार, उसको एंजॉय करेगा। मतलब बेसिकली वेतन भत्ता के लिए संसद एक्ट बनाती है। तो ये लिखा है कि जब तक संसद एक्ट नहीं बनाती है, एक्ट तो बन चुका है ऑलरेडी, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको वही शक्तियां होंगी राष्ट्रपति वाली, वही उन्मुक्तियां होंगी। यानी कोई भी दांडिक कार्यवाही पद पर रहने के दौरान नहीं किया जा सकता। सिविल कार्यवाही के पहले भी 2 मास का नोटिस देना है, लिखित सूचना के साथ देना है। ठीक है। साथ ही जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के लिए या पदावधि के दौरान किसी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान जो भी डिसीजंस लेता है वो उसके लिए किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये सारी उन्मुक्तियां जो हैं ये उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगी, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रेसिडेंट को। और जो प्रेसिडेंट के पावर्स हैं वो उपराष्ट्रपति के पास भी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। 66 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अब ध्यान से पढ़ के बताइए कि प्रेसिडेंट के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कहाँ अंतर है। चलिए इसी को देखना है कि भाई इसमें अंतर क्या है। पहला अंतर तो यह है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था प्रेसिडेंट का, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या होता है? निर्वाचक गण। उसमें संसद के दोनों सदस्यों के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य थे। प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रेसिडेंट में क्या था? एक तरफ राष्ट्रपति हो गया, एक तरफ उपराष्ट्रपति हो गया। तो प्रेसिडेंट में क्या था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा भी शामिल है। संसद और विधानसभाओं के, ठीक है, इसमें दिल्ली भी है और पुदुचेरी भी है। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सीधे सीधे कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसका मतलब कि इसमें निर्वाचित सदस्य तो हैं ही,
मनोनीत सदस्य भी शामिल है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि इसमें राज्यों की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं का रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन बनेगा इससे, तो यहां इस पॉइंट पर क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है। ठीक, अब आगे। और बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमण या मत पद्धति के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा। ये तीनों ठीक वैसा ही है जैसा राष्ट्रपति में हमने पढ़ा है और इसको ठीक से हमने समझा भी है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के लेवल पर है। अगला है 66 का 2। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि वो ऐसा सदस्य रहता है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसी समय से समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। सेम ऐसा ही प्रेसिडेंट में था कि भाई प्रेसिडेंट जो भी होगा वो संसद के किसी सदन का या फिर किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और अगर सदस्य होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से समझा जाएगा कि उसका पद विधानमंडल में रिक्त हो गया। तीसरा क्लॉज है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तब होगा जब वो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल है। प्रेसिडेंट और इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक अंतर क्या है? प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए, लोकसभा में का सदस्य होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जबकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। यह दूसरा अंतर है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक, तो अगर पहला अंतर इसको कर दें निर्वाचक गण वाला, दूसरा अंतर कर दीजिए कि लोकसभा निर्वाचित होने के लिए या लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जबकि इधर राज्यसभा, आप लिख लीजिएगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, उसमें टाइम जाएगा। फिर राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्या है? बाकी सारा सेम है। भारत का नागरिक है, जो हमने राष्ट्रपति में देखा था। अगर स्टेटमेंट दे दे कि उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है, तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। साफ साफ लिखा हुआ है भारत का नागरिक है, भारत का जन्म से नागरिक नहीं है। और पॉलिटी पढ़ते हुए यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर भारत का नागरिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां क्या मैंने पूछा कि भारत का जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है, तो जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी तरीके से नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो जो राष्ट्रपति वाले में था ये इसमें है। बस अंतर क्या है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यहाँ एलिजिबिलिटी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। चौथा, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। सेम जो प्रेसिडेंट में था कि भाई लाभ का पद किसी भी सरकार के अधीन, वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर दोनों सरकारों के अधीन कोई अथॉरिटी हो या कोई बॉडी हो, ठीक है, लोकल बॉडी हो, लोकल अथॉरिटी हो या अदर अथॉरिटी हो, उसके अधीन लाभ का पद नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण में इसमें दिया है कि लाभ के पद में लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड किया था प्रेसिडेंट में, कि लाभ के पद में ये चीजें शामिल नहीं है। वही एक्सप्लेनेशन यहां भी दिया हुआ है कि लाभ का पद धारण करने वाला किसे नहीं समझा जाएगा? जब वो संघ का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है। यही चार चीजें हमने देखी थी राष्ट्रपति वाले में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चौथा जो है क्राइटेरिया कि
लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मंत्री। तो मंत्री दो लेवल पर हो सकते हैं, एक हो सकता है केंद्रीय मंत्री केंद्र के स्तर पर, और एक होता है राज्य के स्तर पर, ठीक है। राज्यों में मंत्री हो या फिर संघ के लेवल पर मंत्री हो। यहां क्यों दिया गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स को इसके लाभ के पद को धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा? उसकी वजह है कि अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है जो अभी है, ठीक है, और उसको दोबारा चुनाव लड़ना है, तो हमने संविधान में देखा कि ऐसा कोई कैपिंग तो किया नहीं है कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो। अब अगर मान लीजिए कि लाभ के पद के तहत इनको भी रेस्ट्रिक्ट करके रखें तो क्या होगा? पहले इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जब ये इस्तीफा दे देंगे तब जाकर प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नर और मिनिस्टर्स, अगर ये इनसे एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि भाई ये पहले इस्तीफा दें तब राष्ट्रपति कंटेस्ट करें, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, और पता चले कि ना राष्ट्रपति बन पाए ना इधर मंत्री ही रहे, तो इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन लाभ के पद पर भारत सरकार के अधीन या फिर राज्य की सरकार के अधीन जो भी, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी जो सरकारी अथॉरिटी है उसके अधीन, लाभ के पद का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई आप आईएएस आईपीएस हैं, तो आप सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, लाभ के पद पर हैं। अब आपको लड़ना है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो आपको यहां रिजाइन करना पड़ेगा। जब आप इस्तीफा दे देंगे तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। अब उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है? उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए पद धारण करता है? 5 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट के लिए भी 5 ईयर्स है और उपराष्ट्रपति के लिए भी 5 ही साल है। परंतु में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और राष्ट्रपति किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? बस ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट उसकी सूचना देता है लोकसभा के स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्वियसली अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को सौंपेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको यह कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। लेकिन जिस दिन मान लीजिए ऑप्शन में यह आ जाए कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, यह कथन सही है कि नहीं, वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। वहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए आज दिमाग में बैठा लीजिए कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति इसकी शीघ्र सूचना किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को देता है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम अभी तो पढ़ रहे हैं तो अभी कंफ्यूजन नहीं होता, सवाल जब इस तरीके से आता है तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्योंकि शपथ से आप उसको फिर जोड़ लेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्य न्यायाधीश को ही सौंपता होगा, और वहां आप गलत कराएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। अब आप इसको अंडरलाइन करेंगे, क्या? तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, और जिससे लोकसभा सहमत है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो, ठीक है। अब यहां पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के प्रोविजन में अंतर है, तो अंतर वाले कॉलम में जो अभी हम बना रहे हैं उसमें एक और जुड़ जाएगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। पहला अंतर यही है। प्रेसिडेंट के को जब हम आर्टिकल 61 पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था?
कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होगी। दोनों में से किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा में भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। यही पढ़ा था हमने पढ़ा था कि भाई दूसरा सदन जांच करेगा जब पहले सदन से पास करके भेज दिया जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखिए कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात होगी तो उपराष्ट्रपति को हटाने में पहली चीज कि कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया एक्सक्लूसिवली फॉर प्रेसिडेंट है, ठीक। दूसरी बात, राज्यसभा में ही इस संकल्प को शुरू किया जा सकेगा। ऐसे संकल्प द्वारा, कहां, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा, यानी एक्सक्लूसिव राइट है राज्यसभा के पास कि अगर उप राष्ट्रपति को हटाना हो तो राज्यसभा में संकल्प आएगा और तभी पद से हटाया जा सकेगा। अब यहां राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, इसको कहते हैं प्रभावी बहुमत। अब आपने क्योंकि बहुमत नहीं पढ़ा है अभी, तो सारे बहुमत तो समझ में आएंगे नहीं, विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना नोट कर लीजिए कि इसको हम आगे समझेंगे। प्रभावी बहुमत, इसको बल्कि यहां भी समझ सकते हैं, बाकी बहुमत बाद में समझ लेंगे। प्रभावी बहुमत का मतलब यह हुआ, लिखा हुआ है तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी 250 है। ये सब जब हम आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। अब 245 में से मान लीजिए कि 6 सीट्स या 7 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, या 10 सीट्स वैकेंट है। तो 10 सीट्स जो वैकेंट हैं उनको 245 में से घटा देंगे जब, तो 235 आएगा। ये जो 235 है यही प्रभावी बहुमत है। मतलब 235 का बहुमत होना चाहिए। 235 का बहुमत हो गया प्रभावी बहुमत। 235 सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या हुआ, ये हाइपोथेटिकल है, हमने कहा है मान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। आप 235 याद मत कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 250 राज्यसभा की, ठीक है। 245 अभी की सीट्स की पोजीशन है। और ये सब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आगे जब हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मान लीजिए कि इसमें से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 4 सीट्स वैकेंट हैं, खाली हैं राज्यसभा की, तो तत्कालीन सदस्यों की संख्या कितनी हुई, 241। अब 241 अगर तत्कालीन सदस्यों की संख्या हुई, इसका मतलब 241 का जब बहुमत निकालेंगे, 241 का 50% और प्लस 1, 50% से एक ज्यादा, ठीक है। इसका बहुमत जब निकालेंगे तो इसको कहेंगे तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या क्या, बहुमत, और इसी को कहते हैं प्रभावी बहुमत, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। तो पहला नोट कीजिए कि राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी शुरू हो सकता है उसका महाभियोग का प्रक्रिया, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के यानी प्रभावी बहुमत के ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। लोकसभा सहमत का मतलब कि लोकसभा में साधारण बहुमत की जरूरत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। प्रेसिडेंट को भी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी, लेकिन उस पर 1/4 मेंबर्स, ध्यान पर है आपको, 1/4 मेंबर्स पहले साइन करके देते थे कि वो महाभियोग की का संकल्प पारित करने वाले हैं, इस आशय की सूचना देनी पड़ती थी प्रेसिडेंट को। तो वहां टफ किया गया है, यहां ऐसा कोई क्लॉज नहीं बताया गया है। आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक प्रेसिडेंट की तरह, कि प्रेसिडेंट वाले में क्या था कि भाई तब तक के लिए
पद धारण किए रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता, यानी एक दिन भी ऐसे जो संवैधानिक पद हैं उस पर वैकेंट ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि पद की अवधि खत्म हो गई, टर्म खत्म हो गया, लेकिन इलेक्शन में मान लीजिए ऐसा डिले हुआ है कि दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनकर अभी पद ग्रहण उसने नहीं किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा तो 25 तारीख को पद खत्म हो गया, मैं तो जा रहा हूं, और दूसरा वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति आएगा पद ग्रहण करने 1 तारीख, तो 6 दिन खाली रहेगा, भारत का कोई उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या भारत ऐसी यही हाल प्रेसिडेंट का है। तो मान लीजिए 25 को पद खत्म हो रहा था और 1 तारीख को नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने वाला है, तो 25 से 1 तारीख तक यही कंटिन्यू है, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तब तक अपना पदभार ग्रहण किए रहेंगे। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि मान लीजिए 5 साल का टर्म है, अब 5 साल का टर्म खत्म होने वाला है 1 अगस्त को या 1 नवंबर को, ठीक है, इसी साल, तो पहले से ही पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, चुनाव करा लिया जाएगा और पहले ही पूरी जो पदावधि की समाप्ति के पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक अपना पद ग्रहण करने का हकदार होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, हमने राष्ट्रपति का जब पढ़ा कि भाई मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो गई, राष्ट्रपति ने पद त्याग दिया, राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर हटा दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया, इन सारे कंडीशंस में राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो हमने क्या देखा था कि जिस दिन रिक्ति हुई उसके पश्चात 6 महीने के भीतर प्रेसिडेंट का निर्वाचन कराना था। यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा, यानी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। ठीक है यथाशीघ्र, तो एक अंतर यह भी हो गया कि राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बाद 6 महीने के भीतर निर्वाचन करना है। ठीक है, 6 महीने के अंदर, जबकि उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति हो जा रही है तो यथाशीघ्र निर्वाचन करना है। ठीक है, और इसके पहले हमने एक और अंतर क्या देखा था कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोविजन है, राष्ट्रपति को हटाने वाला जो संकल्प है, हटाने का संकल्प लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही शुरू हो सकता है, जबकि प्रेसिडेंट को हटाने का संकल्प सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में शुरू हो सकता है। ठीक है, और दोनों के बहुमत में भी अंतर है। हो गया, बाकी सब सेम है। जिस दिन से रीइलेक्ट हो, मतलब जिस दिन से इलेक्शन होगा पद रिक्ति के बाद, जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो अपने पद ग्रहण तारीख से 5 साल तक के लिए इस पर पद पर काबिज रहेगा। अब है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा। बस ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का शपथ अलग था, ठीक है, और ये शपथ अलग है, सामान्य है। मैं अमुक
मैं विधि द्वारा स्थापित सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जबकि राष्ट्रपति की जो ओथ है उसमें लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। अब आपका काम है मुझे कमेंट में बताना कि राष्ट्रपति की शपथ में संविधान के विषय में, संविधान को लेकर क्या क्या ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं कि वो संविधान को लेकर कौन से कर्तव्य निभाना है, ओथ में लिखा हुआ है। 3 वर्ड्स हैं, इतना हिंट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं जिसको आपको बताना है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। फिर है आर्टिकल 71। इसके पहले एक चीज देख लीजिए जो प्रेसिडेंट वाले में हमसे छूट गया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए एक लंबे समय तक ये हो रहा था, 1974 तक की जो स्थिति थी कि कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो जाता था, ठीक। अब कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो जा रहा है, प्रेसिडेंट जैसे डिग्निफाइड पद के लिए, संवैधानिक मुखिया के पद के लिए कोई भी आकर खड़ा हो सकता है। अब ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाते थे जिसमें मतलब जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर एक प्रक्रिया शुरू की गई कि प्रस्तावक और अनुमोदक रखने, और ये प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक गण में से ही होने चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज में से होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये याद नहीं करना है कि किसी किताब में ये मत पढ़ लीजिए फिर 10 हुआ, फिर कब 15 हुआ, कब 20 हुआ, वो सब याद नहीं करना है। आज की तारीख में क्या कंडीशन है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुमोदन करने वाले चाहिए। प्रस्तावक का मतलब हुआ कि जिसने प्रपोज किया, प्रपोजल दिया कि भाई इस व्यक्ति को, कोई अगर खड़ा है तो उसका प्रपोजल दिया उसने कि भाई इस व्यक्ति को मैं प्रपोज करता हूं इस पद के लिए, ठीक है, प्रपोजल देता हूं इस पद के लिए, और दूसरे ने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, ठीक है, अनुमोदन करने वाले चाहिए। जबकि उपराष्ट्रपति के लिए यह संख्या 20 और 20 है, 20 प्रस्तावक और 20 सेकेंडर्स, ठीक है। दूसरी बात, 15,000 रुपए उसमें जमा कराना पड़ता है फी के तौर पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर, फी नहीं। जब इलेक्शन हो जाता है तो ये राशि वापस मिल जाती है। और आपने आम चुनाव में हमेशा सुना होगा कि जमानत जब्त हो जाती है, तो इसका प्रोविजन होता है कि भाई एक सर्टेन, अगर वोट से कम वोट आया तो वो पैसा वापस नहीं मिलता। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति में 20-20, यहां असली चीज यही है, ठीक है। 71 आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, 71 हमने विस्तार से पढ़ा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह संसक्त विषय, इसका क्रक्स ये है कि अगर कोई भी डाउट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, उसकी जांच और विनिश्चय कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। किससे संबंधित, निर्वाचन से उत्पन्न कोई डाउट या फिर डिस्प्यूट हो तो किसका समाधान कौन करेगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित डाउट और डिस्प्यूट हो, कहां सुनवाई होगी, कौन जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था वही उपराष्ट्रपति के लिए, वही राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल भी सेम है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अंतिम होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो जो भी प्रयोग किया है वो शक्ति का या फिर कर्तव्यों का पालन किया है, जो भी उसके पहले किए गए कार्य हैं उस घोषणा के कारण, यानी निर्वाचन को इनवैलिड करार देने के कारण, अब तो रिमूवल हो जाएगा ना फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो जो काम कर चुका होगा इस दौरान वो इनवैलिड नहीं होंगे, उनकी मान्यता रहेगी, विधिमान्य होंगे। चलिए
इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का रेगुलेशन करने के लिए संसद विधि द्वारा इसको रेगुलेट कर सकेगी। संविधान के उपबंधों के अधीन रहना है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का, मतलब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई रेगुलेशन करना हो तो संसद इसके लिए एक्ट बना सकेगी। चलिए अब इसके लिए बताइए कौन सा एक्ट बना हुआ है, कमेंट में इसको भी बताइएगा कौन सा एक्ट बना हुआ है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जिस समय निर्वाचन हो रहा है, जिस समय चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट में भी यही था और इसमें भी यही है, क्योंकि ये सेम ही है। 71 हमने पहले ही पढ़ लिया है एक्चुअली प्रेसिडेंट वाले में। जो भी आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये प्रेसिडेंट में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय हैं। ठीक है, तो इस क्लॉज को हम लोग पढ़ चुके हैं, इस आर्टिकल को, इसलिए हम यहाँ सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के निर्वाचन में जब मान लीजिए निर्वाचक गण जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कोई रिक्ति हो, उस समय खाली हो, जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि एन इलेक्शन के समय पता चले कि किसी राज्य का विधानसभा ही भंग है, राज्य की विधानसभा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बेसिस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा उस निर्वाचन पर कि मान लीजिए इलेक्शन हो गया, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, फिर आपने कहा कि भाई चले गए आप सुप्रीम कोर्ट और आपने कहा कि ये तो इनवैलिड है, निर्वाचन ही इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है भाई? कि बिहार की जो विधानसभा है उस समय भंग थी, तो बिहार के निर्वाचित जो विधानसभा सदस्य हैं उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया, तो इस वजह से उस निर्वाचन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उस समय क्या रिक्तियां थी। सेम बात प्रेसिडेंट के लिए और सेम बात वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो उपराष्ट्रपति तक मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी।